हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट क्लियर क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल शुरू किया था। उसकी मैंने आपको इंट्रोडक्शन और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे। आज हम जो है वो फर्दर कंटिन्यू करने वाले हैं। हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस जान लेते हैं बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो यहाँ पे ये स्मॉलर इन साइज़ रहता है, यानी कि साइज़ में ये जो है वो छोटा रहता है किसके मुकाबले में, एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल के। जो यूकैरियोटिक सेल है वो साइज़ में जो है वो बड़ा रहता है किसके मुकाबले में, प्रोकैरियोटिक के मुकाबले में यूकैरियोटिक सेल जो है वो साइज़ में बड़ा रहता है। और अगर हम नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता। तो हमारे पास क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, सो अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो हमारे पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन नहीं है, यानी कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता। यानी कि न्यूक्लियस जो है ट्रू न्यूक्लियस यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल के केस में लैक करता है। तो यहाँ पे एक चीज़ प्रेजेंट होती है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एज सच प्रेजेंट रहता है। बट अगर हम जो है वो यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियर रीजन जो है वो वेल डिफाइंड होता है, यानी कि इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल वी हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट। यहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट रहता है, यानी कि ट्रू न्यूक्लियस यहाँ पे जो है वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है और उस न्यूक्लियस को जो है वो सराउंड करके रखता है हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो अगर हम नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो है वो क्रोमोसोम जो है, अगर क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम जो है हमारे पास यहाँ पे सिंगल रहता है और यहाँ पे एक से ज़्यादा क्रोमोसोम जो है वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज क्रोमोसोम्स। सो क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। वो कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और वो हमारे सेल के अंदर जो है वो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं एज सच। So thread-like structures are known as chromosomes, and in case of prokaryotic cell we have single chromosome, but if we talk of eukaryotic cell we have more than one chromosome is present in case of eukaryotic cell. So अगर हम नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेलीज होती हैं, जो इंपॉर्टेंट सेल के कंपोनेंट्स होते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में कि सेल के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए कुछ स्पेशल कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, उनको हम बोलते हैं सेल की ऑर्गेनेलीज। और उनका काम होता है कि न्यू मटेरियल, नए मटेरियल को जनरेट करना, और जो पुराना जो है हमारे पास वेस्ट मटेरियल होता है उसको सेल के बाहर निकालना एज सच। तो उसमें हमारे पास कुछ स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनेलीज आ जाती हैं, इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलीज, जैसे कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटसेट्रा। तो अगर हम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज की बात करें तो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये एब्सेंट रहती है। और अगर हम यूकैरियोटिक सेल के अंदर बात करें तो हमारे पास वेल डिफाइंड यहाँ पे जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जो है वो प्रेजेंट रहती हैं एज सच। फॉर एग्जाम्पल जो इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, या फिर गोल्गी बॉडीज को आप गोल्गी अपरेटस भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, ऑल दीज आर प्रेजेंट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। सो ये जो इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं आप इनको जो है एज सच नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। वीडियो को पॉज करके इन डिफरेंसेस को नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था कि हमारे पास अगर हम जनरल एक बेसिक सेल की अगर हम डायग्राम बनाएं तो हमारे पास एक सिंपल सेल की डायग्राम जो है वो हमारे पास ये वाली आ जाती है। ये सिंपल सेल की डायग्राम है। सेल का जो हमारे पास सेल का जो outermost जो हमारे पास जो लेयर होती है, जो अगर हम जनरली बात करें एक कॉमन सेल की, तो हमारे पास चाहे प्लांट्स ले लीजिए, चाहे आप एनिमल सेल ले लीजिए, तो हमारे पास सेल की जो outermost जो लेयर रहती है, जनरल अगर कॉमन सेल की बात करें तो हमारे पास वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और हमारे पास सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और उसके अलावा हमारे पास जो है वो साइटोप्लाज्म जो है वो वाटर सा लिक्विडी सब्सटेंस, वाटरी लाइक सब्सटेंस, यहाँ पे साइटोप्लाज्म एज सच जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड जो उसको घेर के रखता है एज सच। एक बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी पूछा जाता है कि अगर प्लांट्स की बात करें तो हमारे पास प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ सेल वॉल भी होती है। बट अगर हम एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स के सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट रहती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, वो प्रेजेंट रहता है एनिमल सेल में, बट वहाँ पे सेल वॉल जो है वो लैक करती है। दैट इज़ द वेरी बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एन एनिमल सेल। तो ये क्वेश्चन जो है अक्सर जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है और पूछते भी हैं। एक चीज़ मैं बताना आपको भूल गया था कि ये जो न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर, जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर मैंने आपको कहा ट्रू और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आपको प्रेजेंट एज सच नज़र आता है सेल के अंदर, तो ये हमारे पास यूकैरियोटिक सेल ही है।
तो हमारे पास न्यूक्लियस को जो है डिस्कवर किया, ये भी क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। सेल का पूछा जाता है, सेल को किसने डिस्कवर किया, न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया, सेल वॉल को किसने डिस्कवर किया। तो मैं ये आपको एक चीज़ बताना भूल गया था लास्ट लेक्चर में, पार्ट 1 की जो वीडियो हमने डाली है, तो वहाँ पे मैं बताना भूल गया था कि न्यूक्लियस जो है हमारे पास, अगर न्यूक्लियस की बात करें तो रॉबर्ट ब्राउन जो है, उन्होंने, साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने हमारे पास 1831 में न्यूक्लियस को जो है वो डिस्कवर किया था सेल के अंदर एज सच। तो अब हम जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन या फिर सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा जो है वो इसके बारे में समझाऊंगा। आप इसको जो एज सच वो नोट कर सकते हैं। तो अब हम जो है वो सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो ये आउटर मोस्ट कवरिंग रहती है सेल की, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, या फिर इट इज़ आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यू नो। तो अगर हम नेक्स्ट बात करें तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये क्या करता है, यू नो, ये अलाउ करता है कुछ सब्सटेंसेस को सेल के अंदर आने में, उनकी एंट्री होने में, कुछ सब्सटेंसेस की, यानी कि कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंसेस, नॉट ऑल सब्सटेंसेस बट सम स्पेसिफिक सब्सटेंसेस को सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, परमिट करता है, यानी कि अलाउ करता है, यू नो, अलाउ करता है ये कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस को, स्पेसिफिक सब्सटेंसेस को सेल के अंदर आने में, और उसके बाद एग्जिट में भी ये मदद करता है, कुछ सब्सटेंसेस को सेल के बाहर निकालने में भी ये मदद करता है एज सच। सो हम कह सकते हैं कि यू नो ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाता है, यानी कि कुछ सिलेक्टिव सब्सटेंसेस, कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंसेस को ये इन एंड आउट होने में मदद करता है, सेल के अंदर आने में, एंट्री होने में, या फिर सेल के बाहर भेजता है एज सच, जो है एग्जिट होने में मदद करवाता है। सो दैट इज़ द फंक्शन ऑफ, यू नो, सेल मेम्ब्रेन, और यू कैन आल्सो से प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, यू नो, एक कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाती हैं हमारे पास। सपोज अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा हो चुकी है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा है, अगर मान लीजिए एक्सेस में हो चुकी है, तो जो हमारे पास जो एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो चुका है, जो यानी कि जो अब ज़्यादा वाला कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो चुका है, वो कोशिश करेगा सेल के बाहर वाले एनवायरनमेंट में जाने की, बाहर वाले एनवायरनमेंट में, सेल के सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट होगा वहाँ निकलने की कोशिश करेगा। सो ये वाली प्रोसेस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा वाली जगह से, हायर कंसंट्रेशन से, जहाँ पे वो ज़्यादा है वहाँ से जो है वो निकलेगा, उस जगह पे जाएगा जहाँ पे लो कंसंट्रेशन है, हमारे पास यहाँ हाई कंसंट्रेशन है। अब ये निकल के बाहर वहाँ आ रहा है सराउंडिंग, सेल के सराउंडिंग में, यू नो, जहाँ पे लो कंसंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड की, बिल्कुल। तो जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर प्रोड्यूस हो गया, वो क्या करेगा, यू नो, हायर कंसंट्रेशन से टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाने की कोशिश करेगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन, यानी कि लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो है वो इट इज़ एप्लीकेबल इन केस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो हमारे पास लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो है वो एप्लीकेबल है। तो डिफ्यूजन क्या होता है एज सच, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का, यहाँ पे इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। सो हमारे पास ये थी, मैंने कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल ली। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, सपोज हमारे सराउंडिंग में हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा प्रेजेंट है, सेल के सराउंडिंग एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा प्रेजेंट है एज़ कम्पेयर टू इनसाइड द सेल। ये मान लीजिए यहाँ पे सेल का अंदर वाला एनवायरनमेंट है, यहाँ पे ऑक्सीजन कम है, तो जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट से जो हमारे पास ऑक्सीजन यहाँ पे जो ज़्यादा है, सराउंडिंग एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो ये जो एक्सेस ऑक्सीजन है ज़्यादा वाली जगह से फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन सेल के अंदर जाने की कोशिश करेगा। सो हमारे पास ऑक्सीजन का हायर कंसंट्रेशन से, सराउंडिंग एनवायरनमेंट से टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन सेल के अंदर जाने को हम कहते हैं, अगेन यूनिट दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। सो डिफ्यूजन इज द फिनोमेना दैट इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ, यू कैन से, गैसेस के केस में हमारे पास, कुछ मॉलिक्यूल्स के केस में, गैसेस के केस में हमारे पास, एटम्स के केस में, जैसे मैंने कार्बन डाइऑक्साइड और आपको ऑक्सीजन का, जो ऑक्सीजन का ये मॉलिक्यूल रहता है O2 को, ऑक्सीजन का एक एटम दूसरे ऑक्सीजन के साथ मिलके उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन की गैस, यानी कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल O2,
सो हमारे पास गैसेस के केस में आप कह सकते हैं गैसेस के केस में, मॉलिक्यूल्स के केस में, एटम्स के केस में हमारे पास डिफ्यूजन का फिनोमिना इज़ एप्लीकेबल, यानी कि लॉ ऑफ डिफ्यूजन इज़ फॉलोड इन केस ऑफ गैसेस, एटम्स और यू कैन से मॉलिक्यूल्स। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस जो है एज सच मैंने आपको एग्जांपल लेके समझा दी। अगर हम नेक्स्ट बात करें, एक हमारे पास एक और फिनोमिना आता है एक टर्म आती है हमारे पास ओस्मोसिस। क्या टर्म आती है हमारे पास? ओस्मोसिस। सो ओस्मोसिस की अगर हम बात करें इट हैज़ आल्सो बीन सीन इन केस ऑफ सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर ओस्मोसिस की बात करें, हमारे पास यहाँ पे फ्लो ऑफ वाटर है, हमारे पास यहाँ पे फ्लो ऑफ वाटर और यू कैन से मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन वाले रीजन से, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, वहाँ पे गैसेस का था, डिफ्यूजन में गैसेस का मूवमेंट था, यहाँ पे वाटर का मूवमेंट है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है ना, टूवर्ड्स जहाँ पे पानी कम है वहाँ पे सपोज अगर आप एक कॉमन एग्जांपल ले लीजिए, आपके घरों के अंदर जो पानी सप्लाई का आता है टैप वाटर, वो कहाँ से आता है? जहाँ से उसकी मेन सप्लाई है वहाँ पानी का जो प्रेशर ज़्यादा है, वहाँ से पानी ज़्यादा होता है, वहाँ से आता है कहाँ? जहाँ हमारे पास पानी, यहाँ पे सपोज घर में पानी नहीं है तो पानी जो है हायर कंसंट्रेशन से टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आएगा विद द हेल्प ऑफ पाइप्स। टैप वाटर की एग्जांपल ले लीजिए आप। सो हमारे पास ऑस्मोसिस में वाटर की मूवमेंट होती है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। कि ऑस्मोसिस के केस में पानी का बहाव पानी का फ्लो होना फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। सेल के सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से हमारे पास यहाँ पे पानी जो है वो फ्लो करता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन, एंड इट इज़ इन केस ऑफ वाटर। ऑस्मोसिस इज सीन इन केस ऑफ वाटर एंड इफ वी टॉक ऑफ डिफ्यूजन में हमारे पास गैसेस, मॉलिक्यूल्स या एटम्स का हायर कंसंट्रेशन से टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आना, बट विदाउट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये चीज़ आप प्लीज़ नोट कर लीजिए, दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन के केस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होके नहीं हमारे पास जो है वो गैसेस जो है मूव करती हायर कंसंट्रेशन से टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन, वहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होता डिफ्यूजन के केस में। बट इफ़ वी टॉक ऑफ ऑस्मोसिस, तो हमारे पास ऑस्मोसिस की बात करें तो यहाँ पे पानी जो है वो हायर कंसंट्रेशन से टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन जाता है अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाएंगी, वो उनको मैं आपको समझाऊंगा वन बाय वन, तो आप उनको इंपॉर्टेंट टर्म्स को नोट भी कीजिएगा और अच्छे से समझिएगा भी। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं थ्री इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। एक होती है हमारे पास हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एक होती है हमारे पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और एक होती है हमारे पास आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक, सो प्लीज़ इसको अच्छे से समझें। तो अगर हम बात करें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की, तो हमारे पास हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो वाली सॉल्यूशन होती है जिसमें हमारे पास एक, हमने सपोज ये बीच में सेंटर में हमारे पास सेल आ गया, ये हमने सेल रखा हुआ और सराउंडिंग में सेल के हमने कोई सॉल्यूशन जो है वो एज सच, सपोज पानी जो है वो एज सच डाला हुआ है, तीनों कंटेनर में सेल लिया हुआ है और पानी डाला हुआ है, तो समझना इसको अच्छे से। तो अगर हमारे पास हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो वाली सॉल्यूशन होती है जहाँ पे क्या होता है सेल के जो बाहर वाली जो हमारे पास जो इन्वायरमेंट है, यानी कि सेल जिसके अंदर, जिस सॉल्यूशन के अंदर हमने सेल रखा है, जो सॉल्यूशन है हमारे पास वो वहाँ पे पानी ज़्यादा है, ज़्यादा पानी है, तो सेल के अंदर पानी क्या है वो कम है। आप देख सकते हैं सेल के अंदर पानी कम है और बाहर आउटर सॉल्यूशन में, सराउंडिंग में हमारे पास जिसके अंदर, जिस सॉल्यूशन के अंदर हमने सेल डाला है वहाँ पे वाटर जो है वो ज़्यादा है। तो क्या होगा यहाँ से क्या करेगा, सेल जो है इस वाटर को एब्जॉर्ब करेगा अपने अंदर, सेल इस वाटर को एब्जॉर्ब करेगा अपने अंदर। तो जब सेल एब्जॉर्ब करेगा वाटर को अपने अंदर, तो अब यहाँ से पानी बाहर ज़्यादा था, सेल में कम था, अब बाहर से पानी जो है वो फ्लो करेगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन, क्योंकि सेल के अंदर पानी कम था, बाहर पानी ज़्यादा था, तो पानी जो है वो फ्लो करेगा विद द हेल्प ऑफ जिसको हम कहते हैं आप ऑस्मोसिस, जो अभी मैंने आपको समझाया, विद द प्रोसेस दैट इज़ नोन एज ऑस्मोसिस। सो हमारे पास बाहर से पानी जो है सेल के अंदर एंटर करेगा, तो विद द फिनोमेना नोन एज ऑस्मोसिस अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे क्या होगा,
तो रिज़ल्ट क्या आएगा हमारे पास, द रिज़ल्ट विल बी, रिज़ल्ट ये आएगा हमारे पास कि सेल जो है वो अब जो है वो सेल जो है वो स्वेल अप हो जाएगा और इसके अंदर पानी जो है वो इसकी कंसंट्रेशन, सेल के अंदर पानी की कंसंट्रेशन अब जो है वो एज सच बढ़ जाएगी, क्योंकि पानी जो है सेल ने गेन किया फ्राम सराउंडिंग सॉल्यूशन से। सराउंडिंग जो कंटेनर बीकर लिया हुआ था वहाँ से सेल ने पानी को एब्जॉर्ब किया और सेल जो है अब क्या हुआ, स्वेल्स अप हो गया, यानी कि सेल जो है हमारे पास सेल स्वेल हो गया, यानी कि सेल में स्वेलिंग होगी, यू नो। सो हमारे पास इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास एक आ जाती है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो इसमें आप देख सकते हैं सराउंडिंग में वाटर का लेवल कम है और सेल के अंदर जो है पानी का लेवल बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ क्या होगा, सेल जो है यहाँ से लूज़ करेगा पानी, क्योंकि पानी का जो है वो कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा है। तो हायर कंसंट्रेशन से टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन हमारे पास पानी जो है वो आएगा। तो इस केस में क्या होगा, यू नो, रिज़ल्ट क्या आएगा, रिज़ल्ट ये आएगा हमारे पास कि ये जो सेल था जो अब इसने पानी लूज़ किया और किसको दिया, सराउंडिंग सॉल्यूशन में जो है इसने पानी लूज़ करके जो है सराउंडिंग सॉल्यूशन के अंदर कंटेनर बीकर के अंदर जो एज सच वहाँ पे सेल ने जो है वहाँ पे पानी को लूज़ करके भेजा सराउंडिंग सॉल्यूशन में। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, यू नो, यहाँ पे सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा, यानी कि सेल का साइज़ जो है वो स्मॉल हो जाएगा। यहाँ पे सेल जो है, यू नो, shrink हो जाएगा। सो यू नो, सेल shrinks in case of hypertonic solution, but if we talk of hypotonic solution तो हमारे पास सेल जो है वो swells up हो जाएगा। हाइपरटोनिक के केस में सेल swells up हो जाएगा और हाइपरटोनिक के केस में हमारे पास सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा, बिकॉज इसने पानी को लूज़ कर दिया, सराउंडिंग इन्वायरमेंट को इसने पानी को जो है लूज़ करके दे दिया। सो हमारे पास यहाँ सेल में पानी ज़्यादा था, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पानी आया। दैट इज़ आल्सो अगेन, यू नो, फिनोमेना नोन एज ऑस्मोसिस। तो ये हमारे पास हो गया हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक के बीच में बेसिक डिफरेंसेस। तो अगर हम नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास लास्ट आ जाता है हमारे पास आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो वाली सॉल्यूशंस होती हैं जिसमें हमारे पास सेल के अंदर भी उतना ही पानी है और बाहर सराउंडिंग में भी उतना ही पानी है। सो कोई भी नेट गेन यहाँ पे नहीं होगा, ना यहाँ से बाहर आएगा पानी और ना सराउंडिंग सॉल्यूशन से ना ही पानी जो है वो अंदर जाएगा एज सच, यानी कि कंसंट्रेशन सेम है आउटसाइड, सेल के बाहर भी और सेल के अंदर भी। ना सेल के अंदर वाटर जाएगा और ना सेल लूज़ करेगा वाटर को सराउंडिंग इन्वायरमेंट में, सराउंडिंग सॉल्यूशन में। सो नो नेट गेन ऑफ वाटर। इन केस ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन वी हैव नो नेट गेन ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हमारे पास दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज आइसो। सो आइसोटोनिक सॉल्यूशन से मतलब ही यही है, कोई भी नेट गेन जो है पानी का नहीं होगा, ना सेल से पानी बाहर जाएगा और ना सराउंडिंग सॉल्यूशन से पानी जो है वो सेल के अंदर जाएगा एज सच। सो नो नेट गेन ऑफ वाटर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस। सो हमारे पास अगर हम बात करें तो हमने जो है वो जो हाफ ऑफ द चैप्टर जो है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल का कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके ऊपर वीडियो अपलोड करूंगा सेल ऑर्गेनेलिज की। दैट इज़ आल्सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि उसमें हम नेक्स्ट लेक्चर में इस जो है चैप्टर को जो है वो कंक्लूड करें।